संस्कार धानी प्रयागराज से मैं डॉक्टर के वी पांडे यथार्थ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, यूनिट आज 2 प्रारंभ हो रही है और यूनिट 2 का नाम है आप लोगों का वर्णमाला। पाणिनि महोदय जी ने इस व्याकरण का प्रथम अध्येता माने गए। एक श्लोक पाणिनि व्याकरण में सर्वप्रथम व्याकरण पढ़ते समय गाया गया था। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी का आधार जो महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के जन्मदाता हैं, उसी का एक संक्षिप्त रूप हम लोगों के बीच लघु सिद्धांत कौमुदी मिला और आज उसी से हम लोग व्याकरण का सूत्रपात मानते हैं। व्याकरण के प्रवेश में हम लोग चूंकि संस्कृत व्याकरण ना पढ़ के हिंदी व्याकरण पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हिंदी व्याकरण में चैप्टर का नाम है वर्णमाला। बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप समझिए कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिस परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन ना आए। अभी तक तो बहुत परीक्षाएं हुई, सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए और इस चैप्टर को हम बचपन से प्रारंभ कर दिए हैं। जब हमारी जीवन की पहली यात्रा प्रारंभ हुई थी शैक्षिक, तो काखा गाघा अंगा चाचा जझा इया हम लोगों को पढ़ाया गया। छोटा बड़ा ई छोटी ई बड़ी, वहाँ से ले करके आज तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते चले आए हैं। लेकिन आपको बताए बच्चों, आज तक इस चैप्टर को की अंतिम गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। सोचें कि हम इस चैप्टर को पूर्ण कर लिए, तो आज तक ये पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही अटूट हृदय स्पर्शी चैप्टर है और इस चैप्टर में जितने बार पढ़ो उतने बार नए नए चीज़ों का हमें अवगाहन होता है और हम उसका अवगाहन करके फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अभी हमने इसे पूर्ण रूप से जान पाया है, तो वो स्थिति पैदा हो पाती है। आज 18 वर्ष शैक्षिक कार्य करते हुए हमें हो गए हैं और इन 18 वर्षों में लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चों को हमने राजकीय पदों पर राजकीय नौकरियों में भेज पाया है। और उसके बाद भी इस चैप्टर को सोचो कि मैं कितनी बार पढ़ाया होगा। अब तक लगभग 500, 600 बार, 700 बार मैंने इस चैप्टर पढ़ाया, लेकिन ये चैप्टर हर बार कुछ नया देकर जाता है। रही बात इस चैप्टर में प्रवेश की, तो बच्चों वर्णमाला चैप्टर में जब हम पहुंचते हैं तो वर्णमाला चैप्टर में पहुंचने से ही हमें पता चल जाता है कि वर्णमाला है क्या। वर्ण में हमें वर्ण जानना क्या है, वर्ण में जानना क्या क्या है। तो वर्ण माला जब चैप्टर पहुंचते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा की इकाई, भाषा की इकाई। अब भाषा की इकाई 2 भागों में बटी है। एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, अगर भाषा की इकाई पूछ ले कि भाषा की मौखिक इकाई सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटी क्या है? ध्वनि। ध्वनि शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया बच्चों,
जिसका नाम था ध्वन्यालोक। आचार्य आनंदवर्धन ने इसे लिखा था और उस आनंदवर्धन जी ने ध्वन्य सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निस्यंद माना महता कवि नाम आलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेषम, यानी आचार्य वर्धन ने जो हमारा लिखा था ग्रंथ ध्वन्यालोक, तो ध्वनि यानी हमारे जो व्याकरण शास्त्र का उद्भव है वो ध्वनि से हुआ। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम लोगों के मुखारविंद से जब हम बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, तब हम लोगों ने जन्म के साथ ही एक ध्वनि पाया था, आ ई ऊ। छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु कुछ ना कुछ मुंह से आवाज करता है और नहीं कुछ करता तो रोता तो ही है, तो एक ध्वनि निकालता है। तो हमारे जीवन में अगर सबसे पहले सृष्टि में कोई चीज आई है तो ध्वनि आई है, और इसी को हम भाषा की मौखिक इकाई मानते हैं। यानी जीवन के प्रथम सोपान में, जीवन के पहले बिंदु पर अगर हमको कुछ भी मिला है तो वो सबसे पहले ध्वनि मिला है, और ध्वनि ही हमारे व्याकरण का पहला सूत्र पात्र है। अब बताऊं बेटा दूसरी स्टेप बात। महर्षि पाणिनि जी ने जब व्याकरण की रचना किया था तो 14 महेश्वर सूत्रों से किया था। 14 महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र, और 14 महेश्वर सूत्र ये व्याकरण की महल को बनाने में सीमेंट का काम किए थे। यानी व्याकरण का महल जब बना था तो उसमें ये 14 सूत्र हमारे व्याकरण का महल बनाने में सीमेंट की तरह प्रयोग किए गए। यानी महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों का जो प्रणयन किया, अयुण ऋलिक एवोंग अयौ छैवरट ल्यण यम गर्णम जबई गर्दस जब गर्दस कप चटट चटतौ कपई शक्षर हल, ये 14 जो सूत्र थे, अयुण ऋलिक एवोंग अयौ छैवरट ल्यण यम गर्णम जबई गर्दस जब गर्दस कप चटट चटतौ कपई शक्षर हल, ये 14 सूत्र हमारे व्याकरण के महल बनाने में सीमेंट का काम किए, और उसी से व्याकरण का एक विराट महल तैयार हुआ। तो महर्षि पाणिनि जी ने इन 14 सूत्रों को जो प्राप्त किया था वो अपने डमरू की आवाज से प्राप्त किया था, और भगवान शिव के डमरू की आवाज जो 14 प्रकार के हमारे सूत्रों के रूप में हमारे बीच आई, और वही हमारे व्याकरण को बनाने में एक हमको माध्यम बनी। अब इसके बाद भाषा का कोई भी पूछता है आपसे कि अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई, भाषा की इकाई में मौखिक सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इकाई सबसे छोटी कौन है? इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी कौन मानी जाएगी? ध्वनि मानी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। लेकिन अगर लिखित इकाई भाषा में पूछ लेता है कि भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, तो उसको हम अपने भाषा में वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। याद रखिए कि भाषा का प्रथम स्टेशन जब भाषा प्रारंभ हुई और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई के रूप में हमको कोई चीज मिला है तो वो मिली है ध्वनि, और लिखित सबसे छोटी इकाई जब हमारे बीच में आई है, लिखित सबसे छोटी इकाई का हमें प्राप्त हुआ है तो उसका नाम है वर्ण, उसका नाम है वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कोई पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कोई बता दे कि वर्णों को क्रमशः क्रमबद्ध रूप से जो पढ़ने लिखने की परंपरा हमारे बीच आई, उसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले बार यूपी टेट में आ चुका है। इसको पूछा जा चुका है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत हल्का ले लेते हैं।
और कभी कभी वही क्वेश्चन आपको परीक्षा में कंफ्यूजन कर देता है, आपको ये नहीं पता चल पाता कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वहां पर विकल्प दे देगा, वर्ण कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, 4 विकल्प आएगा। लड़का एकदम दिमाग से उतर गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिए कि वर्णों का जहां भी व्यवस्थित समूह आएगा उसको हम वर्णमाला कहेंगे। अब दूसरे स्टेप में आता है कि वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है, वर्णमाला के भाग कितने हैं। तो यहां पर वर्णमाला का भाग है, पहला नंबर है 3 भागों में है। पहला स्वर के रूप में है, दूसरा हमारा है व्यंजन के रूप में, और तीसरा है विभाग हमारा विसर्ग। अभी इनके आंतरिक कई विभाग हैं, वो भी बताएंगे। तो वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है, जनरली किताब वालों ने केवल 2 भाग बताया है, स्वर और व्यंजन। कुछ किताबों में, कुछ गाइडों में, कुछ हमारे प्राध्यापक गण ये भी बताते हैं कि वर्णमाला के केवल 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन बच्चों, स्वर व्यंजन के साथ साथ एक अयोगवाहक विषय वस्तु भी है जिसको हम विसर्ग कहते हैं। तो वर्णमाला के हमारे 3 विभाग प्राप्त होते हैं, पहला स्वर के रूप में, दूसरा व्यंजन के रूप में और तीसरा विसर्ग के रूप में। तो आपको पता चल गया कि वर्णों के कितने विभाग हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग हैं। तो भाग यहां कितने हैं, 3। यानी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे पुस्तकों में, कुछ गाइडों में, कुछ प्राध्यापक गण 2 बताते हैं, स्वर और व्यंजन 2 विभाग बताते हैं, क्योंकि विसर्ग भी हमारे स्वर का ही एक अंग है, विसर्ग भी हमारा स्वर का एक अंग है, इसलिए स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो परीक्षा में आपको स्वर और व्यंजन बताना है, लेकिन होते कितने हैं, 3। होते कितने हैं, 3। तो परीक्षा में 2 विभागों की चर्चा की गई है, हमारे पुस्तकों में 2 विभाग आता है स्वर और व्यंजन के रूप में, लेकिन तीसरा विभाग यहां पर और होता है जिसका नाम होता है विसर्ग, वो भी हमारा एक इसी वर्णमाला का अंग होता है। अब बच्चों, पहले स्टेप पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वर। स्वर नामक विषय पर जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तो स्वर, देखिए, अप्रतिहत रूप से हम वैयक्तिक उन्मूलन जब तक भाषा के साथ नहीं करते हैं, आज तक भाषा कभी रटने का विषय नहीं हुआ है, हिंदी कभी पढ़ने का विषय नहीं हुआ। हिंदी एक चिंतन है, हिंदी एक रहस्य है, हिंदी को हम चिंतन के साथ पढ़ेंगे, जीवन में एक अंग बन जाएगी। आज YouTube की क्रांति में तमाम आपको एक से एक अच्छे प्राध्यापक गण आपको अध्ययन करा रहे हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ना बता रहे हैं। हिंदी पढ़ने का विषय नहीं है, हिंदी एक चिंतन है, हिंदी एक सोच है। जब तक अपने अंदर आप एक मौलिक आधार अपने अंदर नहीं बनाएंगे, आत्मबल को नहीं बनाएंगे अपने उद्देश्य के प्रति, आप वर्णमाला पढ़िए तो केंद्रित होकर वर्णमाला के एक एक अंग पर अपने अनुभव को ले जाइए, अपने बुद्धि पटल को लगाइए। अपनी बुद्धि को जब लगाएंगे कि वर्णमाला है क्या, ध्वनि है क्या, ध्वनि के आधार क्या है। अक्षर एक और बात बता देते हैं, वर्णमाला प्रारंभ हो रहा है, कभी कभी बच्चों को एक अंतर और भी बहुत गहरा जाता है। एक वर्ण को भी बच्चे लोग अक्षर समझ लेते हैं और अक्षर को भी वर्ण समझ बैठते हैं। अब अक्षर और वर्ण में अंतर देखिए। अब यहां पर वर्ण है और यहां है अक्षर। अब यहां पर का एक वर्ण है, का एक वर्ण है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, का विभाजन करेंगे तो अक्षर बन जाएगा। जैसे का में यहां पर क्या छिपा है, आ। अब ये हमारे आक्षर, आक्षर का मतलब हुआ जिनका क्षरण ना हो सके, ऐसे शब्द जो हम क्षरण अब ना कर सके। इसका तो क्षरण हुआ चूंकि ये वर्ण था, लेकिन इसका अब कोई क्षरण नहीं कर सकता है।
अब ये का हमारा आधा का आधार होता है और इसमें जब हम स्वर आ मिला देते हैं तो ये एक वर्ण बन जाता है और वर्ण बन गया हमारा व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का बना। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये का वर्ण है, यही अक्षर है। तो अक्षर और वर्ण में जान लीजिए अंतर कि अक्षर वह है जिसका क्षर ना हो सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके, वह शब्द होता है अक्षर। और जिनको हम विभाजित कर सकें वह हमारा वर्ण होता है। तो वर्ण में हम वर्ण को हम विभाजित कर सकते हैं लेकिन अक्षर का विभाजन संभव नहीं है। तो ये का एक जब टूटा हुआ भाग आपके सामने, जितना टूटना था टूट चुका है, जितना विभाजित होना था विभाजित हो गया है, इसलिए ये बन गया अक्षर और ये बन गया वर्ण। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, ये अक्षर है और ये वर्ण है। अब हम लोग देखते हैं अपने पहले स्टेप पर चलते हैं जिसका नाम है स्वर। कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण हमारे 1-2 वीडियो थोड़ा लेट हो गए हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर थोड़ा रोज 1-2 वीडियो डालिए। तो प्रतिदिन वीडियो एक दिन गैप करके डाला जाता है, चूंकि आप लोगों की ही उसमें महानताएं हैं और आपको रोज वीडियो तो नहीं मिल रहेंगे, एक दिन गैप करके रोज वीडियो आपको मिलेंगे। और इस बीच में 1-2 दिन मैं बाहर था, इलाहाबाद से आउट ऑफ सिटी था, इसलिए मेरा वीडियो नहीं शूट हो पाया था। तो आप लोग इसकी कभी भी चिंता मत करिए, कोर्स हमें पढ़ाना है और हमें उसको पूरा याद रहता है कहाँ से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो 1-2 बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसको रोज़ डाला करिए वीडियो अपने। तो रोज़ बच्चों कभी कभी अपनी निजी व्यवस्थाओं के कारण या कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण नहीं हो पाता है, तो एक दिन गैप करके आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर पर। स्वर अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारी एक संधि है यण संधि, और यण संधि के अंदर बनेगा सुधन अर बनता है। सुधन अर, सु का मतलब होता है सुंदर, अर का मतलब होता है वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो सौम्य वर्ण बोले जाते हैं। और यहां पर एक अर्थ और आपको बताते हैं, स्व। स्व माने यहां सु से अर्थ बनता है, सु का अर्थ होता है स्व, और स्व का मतलब यहां अर्थ लिया गया स्वतंत्र से। स्वतंत्र, स्वतंत्र वर्ण, ऐसे वर्ण यण संधि में अगर आपको बताए हैं सुधनर से स्वर बना है तो ऊ का वाह हो जाता है यण संधि में। और ये हमारे जो स्वर्ण वर्णों का प्रयोग किया गया है ये आधार से बनाया गया है। और स्व का मतलब यहां हम जो हैं वो बौद्धिक उन्मूलन के आधार पे कर रहे हैं कि स्व का मतलब होता है स्वतंत्र और माने वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र वर्ण हैं। अब स्वतंत्र वर्णों का आशय क्या है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की या उच्चारण स्थानों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार में लाए गए, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं उन वर्णों को भाषा में स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। और स्वतंत्र वर्ण हमारे जो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वतंत्र स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी स्वर वर्ण पर किसी भी अन्य वर्णों का प्रयोग नहीं होता या उच्चारण स्थानों का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इन वर्णों को स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। भाषा के अंतर्गत कभी पूछा जाए कि स्वतंत्र वर्ण किन्हें कहा जाता है तो आपको बताना है स्वर को स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। इसको हमारे पाणिनि महोदय ने अच कहा है, अच। कभी भी पूछ ले कि अच वर्ण कौन से हैं तो तुरंत बताइए कि अच स्वर वर्णों को कहा जाता है।
ये भी याद रखिए कि महर्षि पाणिनि ने स्वर को क्या नाम दिया है। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि पाणिनि के अनुसार या संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वतंत्र वर्णों को क्या नाम मिला है, तो उसे अच वर्ण कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में अच वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है और इसका सही नाम है स्वर, और स्वर को संस्कृत व्याकरण में अच कहा जाता है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं उन्हें हमें स्वर कहा जाता है। ये स्वर हमारे भाषा में कितने होते हैं, प्रश्न आता है कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या हमारे हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या, संस्कृत व्याकरण में याद रखिए, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 होती है। हिंदी व्याकरण में स्वर 2 प्रकार से पूछा जाता है। अगर लिखा गया कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर आपको बताना है 11। अगर परीक्षा में पूछ ले कुल स्वर कितने होते हैं तो आपको बताना है 13। इसमें अयोगवाह भी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 13। अगर पूछता है कि स्वर कितने होते हैं हिंदी व्याकरण में तो 11, कुल स्वर पूछता है कितने होते हैं तो 13, और संस्कृत व्याकरण में 9, अंग्रेजी व्याकरण में 5 आपको पता है, ए ई आई ओ यू। तो अब यहां पर स्वर पता चल गया कि स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है लेकिन कुल स्वर 13 माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 13 बताना है। और मूल, अब यहां पर आता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। अब स्वर के प्रकार में जब हम लोग जाते हैं तो स्वर के प्रकार हमारे यहां 3 प्रकार के मिलते हैं। पहला ह्रस्व या मूल स्वर। पहला स्वर का नाम है ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा स्वर है दीर्घ या संयुक्त स्वर। पहला स्वर है ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ या संयुक्त स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ध्यान से समझ लीजिएगा। स्वर कोई पूछे हिंदी व्याकरण में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब यहां पर स्वर 3 प्रकार के प्राप्त हुए। स्वर के प्रकार कितने प्राप्त हुए? 3। पहला स्वर कितने प्रकार का क्या नाम था? ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा स्वर है दीर्घ या संयुक्त स्वर, और तीसरा स्वर का नाम है प्लुत स्वर। अब कोई भी पूछे कि स्वर कितने प्रकार के हिंदी व्याकरण में है तो आपको 3 बताना है। पहला ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ या संयुक्त स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं ह्रस्व या मूल स्वर। अब ह्रस्व या मूल स्वर का मामला क्या है कि इसको एक मात्रिक कहा जाता है। एक मात्रिक पहले नंबर पे है, एक मात्रिक। इसे क्या कहा गया? द्विमात्रिक। और इसे कहा गया त्रिमात्रिक। पहला स्वर एक मात्रिक, दूसरा है द्विमात्रिक, और तीसरा है त्रिमात्रिक। यानी ये 1 मात्रा वाला होता है, ये 2 मात्रा वाला होता है, और ये 3 मात्रा वाला होता है। अब आपको लगेगा कि सर 3 मात्रा वाले भी होते हैं वर्ण, तो हाँ भैया 3 मात्रा वाले भी प्लुत स्वर होते हैं। ऐसे वर्णों को हमारे यहां ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ या संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के हमारे स्वर प्राप्त होते हैं। पहला स्वर है एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक, तीसरा है त्रिमात्रिक। अब ये 3 प्रकार के हमारे यहां प्राप्त हुए, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ या संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अब इनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में अपने